गोमुख तक पहुंचने की जो यात्रा होती है दोस्तों, वो बिल्कुल रोमांच से भरी होती है। इसी को सूर्य कुंड बोला जाता है। इसकी गहराई इतनी है ना कि इसमें कई हाथियां डूब जाएं दोस्तों। झरने को क्रॉस करने के लिए एक लकड़ी का पुल भी बनाया गया है। माँ गंगा स्वर्ग लोक से उतरकर पृथ्वी लोक पर सर्वप्रथम यहीं पर अपने चरण रखी थी। पांडव गुफा में प्रवेश करने के लिए यहाँ से मार्ग बना हुआ है। सूर्य देवता की जो सबसे पहली किरण पृथ्वी पर पड़ती है वो इसी स्थान पर पड़ती है। इसे पहाड़ी तुलसी बोला जाता है दोस्तों। इसे हम जड़ी बूटी भी बोल सकते हैं, हिमालयन जड़ी बूटी। इसकी खास बात यह है दोस्तों, जब आप कठिन 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके इस स्थान पर पहुंचते हैं जहां से माँ गंगा स्टार्ट होती हैं, माँ गंगा का उद्गम होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वर्ग भूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड के एक नए सफ़र पर निकला हुआ हूं और इस वीडियो में हम आपको दर्शन कराएंगे गंगोत्री धाम और माँ गंगा के उद्गम स्थल गोमुख ग्लेशियर के। अभी आप जिस स्थान के दर्शन कर रहे हैं ये है दोस्तों उत्तराखंड का खूबसूरत शहर भगवान भोलेनाथ की नगरी उत्तरकाशी, जो कि माँ गंगा के तट पर हिमालय की गोदी में बसा हुआ है दोस्तों। कल दोस्तों मैं हरिद्वार से गंगोत्री धाम के लिए निकला था, तो उत्तरकाशी आते आते शाम हो गई, तो यहीं पर मैं रुक गया। जब आप हरिद्वार से लगभग 187 किलोमीटर कवर करते हैं तो आप पहुंचते हैं उत्तरकाशी, भगवान भोलेनाथ की नगरी। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। गंगोत्री धाम की जब आप यात्रा करते हैं तो बीच में ही उत्तरकाशी पड़ता है, तो यहाँ पर आप रुक करके भगवान भोलेनाथ काशी विश्वनाथ जी के दर्शन ज़रूर करें दोस्तों। यहाँ से 100 किलोमीटर आगे गंगोत्री धाम है और नीचे अभी आप जिस नदी के दर्शन कर रहे हैं ये है माँ भागीरथी, माँ गंगा। अद्भुत और दिव्य दर्शन इस वक्त आप माँ गंगा के कर पा रहे हैं। जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ को बनारस यानी कि काशी में काशी विश्वनाथ जी के नाम से जाना जाता है, ठीक उसी प्रकार उत्तरकाशी में भी भगवान भोलेनाथ को काशी विश्वनाथ जी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का काशी विश्वनाथ जी का प्राचीन पौराणिक मंदिर भी स्थित है दोस्तों। कहते हैं कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने से वही पुण्य फल प्राप्त होते हैं जो आपको बनारस काशी में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने से होते हैं। जो भी यात्री श्रद्धालु गंगोत्री धाम की यात्रा करते हैं तो वो यहाँ उत्तरकाशी में ज़रूर रुकते हैं, माँ गंगा में स्नान करते हैं, साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद गंगोत्री धाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम दोस्तों इस वीडियो में गंगोत्री धाम के दर्शन कराएंगे। इसके साथ साथ गंगोत्री धाम से लगभग 20 किलोमीटर आगे माँ गंगा का उद्गम स्थल गोमुख ग्लेशियर स्थित है। तो हम जो है गंगोत्री धाम मंदिर से गोमुख ग्लेशियर तक की पैदल यात्रा करते हुए माँ गंगा के उद्गम स्थल गोमुख ग्लेशियर के भी संपूर्ण दर्शन कराएंगे। तो सबसे पहले तो चलिए हम आपको काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराते हैं। इसके बाद यहाँ से खूबसूरत रास्तों का आनंद लेते हुए हम पहुँचते हैं गंगोत्री धाम।
दोस्तों, अभी हम हर्सिल के उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर इसी साल मानसून में बहुत ही भयावह प्राकृतिक आपदा बादल फटने की घटना घटी थी। यह जो रोड है यह पूरा बादल फटने के मलबे में बह गया था। इस सड़क को अभी कुछ दिन पहले नया बनाया गया है। अभी हम पहुंच गए हैं हर्सिल के धराली गांव वाली लोकेशन पर जहां पर बादल फटा था। कभी यह स्थान सुंदर धराली गांव हुआ करता था जहां पर स्थानीय लोगों के सुंदर घर, होटल, दुकानें थीं। लोगों के आजीविका के साधन थे। लेकिन आज यह गांव प्राकृतिक आपदा के चलते वीरान हो गया है। सब कुछ सेकंडों में तबाह हो गया था। बड़े स्तर पर जान माल का नुकसान हुआ था। आते जाते पर्यटक यहाँ रुक रहे थे, देख रहे थे, धराली गांव को ढूंढ रहे थे। मैं भी रुका और देखने लगा, सोचने लगा कि आखिर इस प्राकृतिक आपदा का जिम्मेदार कौन है। दोस्तों, इसके पीछे का कारण है पर्यावरण प्रदूषण, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। आज पहाड़ों में जहां बर्फ़ पड़नी चाहिए वहां बादल पानी बनकर फट जा रहे हैं। पहाड़ी दोस्तों से एक बात और बताना चाहूँगा कि पहाड़ में कभी भी झरनों और छोटी नदियों के मार्ग में घर न बनाएं। सुरक्षित रहें। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गंगोत्री धाम। सामने गंगोत्री मंदिर जाने का ये प्रवेश द्वार है दोस्तों। तो चलिए प्रवेश करते हैं और आपको हम सबसे पहले गंगोत्री धाम में गंगोत्री टेम्पल के दर्शन कराते हैं। एंट्रेंस गेट से मात्र 200 मीटर की दूरी पर गंगोत्री टेम्पल स्थित है दोस्तों, जिसके हम आपको दर्शन कराएंगे। बाकी रास्ते में देखें तो ढेर सारे होटल वगैरह हैं, कमरे वगैरह रुकने के लिए। तो अगर आप गंगोत्री धाम आते हैं, रुकना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको रुकने की अच्छी खासी व्यवस्था मिल जाती है। दोस्तों, गंगोत्री धाम में हमेशा ठंड होती है, तो जब भी आप यहाँ आएँ तो अपने साथ गर्म कपड़े लेकर के आएँ। अगर नहीं लेकर के आए हैं तो यहाँ पर ढेर सारी दुकानें हैं, यहाँ से आप गर्म कपड़े खरीद सकते हैं। दोस्तों, अभी आप दर्शन कर रहे हैं गंगोत्री मंदिर के। ये जो सामने आप मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, यही है दोस्तों गंगोत्री धाम में स्थित माँ गंगा का सबसे दिव्य पावन पवित्र मंदिर। और देखें तो कितना सुंदर दृश्य है इस वक्त। माँ गंगा का ये पावन मंदिर हिमालय की खूबसूरत गोदियों में स्थित है दोस्तों। और अभी देखें तो भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सुकून से, तसल्ली से दर्शन हो रहे हैं गंगोत्री धाम में, गंगोत्री मंदिर में। और जितने भी श्रद्धालु यात्री आए हुए हैं, बिल्कुल सुकून से, तसल्ली से इस वक्त माँ गंगा के दर्शन कर पा रहे हैं इस गंगोत्री मंदिर में। अक्टूबर फर्स्ट वीक में मैं गंगोत्री धाम की यात्रा पर आया हुआ हूँ और आपको मैं दर्शन भी करा रहा हूँ। इस वक्त फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि भीड़ भाड़ बिल्कुल कम होती है
और बाकी रहने वहने के लिए, खाने पीने के लिए सारी सुविधाएं सस्ते दामों में, मान के चलिए कि आधे दामों में मिल जाती हैं। पीक सीज़न में तो बहुत भीड़ होती है, दर्शन करना ही मुश्किल होता है, लेकिन इस टाइम सीज़न बिल्कुल डाउन होता है अक्टूबर में, तो देख भी सकते हैं आप बहुत कम यात्री इस वक्त गंगोत्री धाम मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं। मैं समझता हूँ अक्टूबर का महीना सबसे बेस्ट टाइम होता है जब आप उत्तराखंड के चारों धामों की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम बिल्कुल आसानी से दर्शन होते हैं और साथ में यात्रा का जो खर्चा है वो बहुत कम हो जाता है दोस्तों। राजा भागीरथ की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा स्वर्गलोक से उतरकर सर्वप्रथम पृथ्वी पर इसी स्थान पर अवतरित हुई थी। सर्वप्रथम माँ गंगा का पृथ्वी लोक पर चरण इसी स्थान पर पड़ा था दोस्तों, और यहीं पर आज माँ गंगा का गंगोत्री मंदिर बना हुआ है। और हर साल लगभग करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु भक्त भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी गंगोत्री धाम मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। दोस्तों, गंगोत्री मंदिर के बिल्कुल बगल में ही राजा भागीरथ जी की तपस्थली है, जहाँ पर उन्होंने बैठ करके कई वर्षों तक कठिन तपस्या की थी माँ गंगा को पृथ्वी पर प्रकट करने के लिए। तो हम उस तपस्थली के भी आपको दर्शन कराएंगे। अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं राजा भागीरथ जी की तपस्थली के पास, और यहाँ सामने देखें तो ये है मुख्य स्नान घाट। यहाँ से माँ गंगा के दर्शन भी होते हैं। ये नीचे आप देखें माँ गंगा प्रवाहित हो रही हैं, और ये है दोस्तों राजा भागीरथ जी की तपस्थली। तो इसी स्थान पर बैठ करके राजा भागीरथ जी ने 5500 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर अत्यंत कठिन तपस्या किया था। यहाँ आप पढ़ सकते हैं। इसी स्थान पर राजा भागीरथ जी ने 5500 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर अत्यंत कठिन तपस्या किया था, माँ गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करने के लिए, प्रकट करने के लिए। दोस्तों, ये वो दिव्य तपस्थली है। आइए आपको दर्शन कराते हैं। दर्शन करें आप इस दिव्य तप भूमि के। तो ये राजा भागीरथ जी की वो दिव्य तप भूमि है जहाँ पर उन्होंने कठिन तपस्या की थी बैठ कर के। ये आप दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ पर घाट बना हुआ है, तो जो भी श्रद्धालु यात्री गंगोत्री धाम में माँ गंगा में स्नान करना चाहते हैं तो ये घाट स्पेशली उन्हीं के लिए बना हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर बेहतर ये होता है कि आप बाल्टी या लोटा ले करके आएँ और पानी को निकाल करके किनारे बैठ करके स्नान करें, क्योंकि माँ गंगा का जो वेग है ये देखें आप कितना डरावना है और कितना प्रचंडकारी रूप है। दोस्तों, गंगोत्री धाम में माँ गंगा, माँ भागीरथी के आप इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं। देखें कितना प्रचंड रूप है माँ गंगा का। तेज वेग के साथ बिल्कुल शोर करती हुई माँ गंगा प्रवाहित हो रही हैं दोस्तों। और पीछे देखें तो गोमुख ग्लेशियर के दर्शन है। वो जो बर्फ़ वाला पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, वही है गोमुख ग्लेशियर, जहाँ से माँ गंगा का उद्गम होता है, जहाँ कल हम पहुँचेंगे और आपको दर्शन भी कराएंगे। दोस्तों, गोमुख ग्लेशियर के दर्शन आपको हम कल कराएंगे। दोस्तों, आज हम गंगोत्री मंदिर और गंगोत्री मंदिर के आसपास जितने भी दर्शनीय स्थल हैं उनके दर्शन हम आपको करा रहे हैं। यहाँ से गोमुख ग्लेशियर की जो दूरी है वो लगभग 18 किलोमीटर के आसपास है। दोस्तों, तो गोमुख ग्लेशियर पहुँचने के लिए, यानी कि माँ गंगा के उद्गम स्थल पहुँचने के लिए 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होती है, पैदल ट्रैकिंग करनी होती है, तब हम पहुँचते हैं गोमुख ग्लेशियर। कल हम सुबह सुबह गोमुख ग्लेशियर यानी माँ गंगा के उद्गम स्थल की पैदल यात्रा प्रारंभ करेंगे और माँ गंगा के उद्गम स्थल गोमुख ग्लेशियर के दिव्य और अलौकिक दर्शन कराएंगे। दोस्तों, बाकी माँ गंगा के, माँ भागीरथी के आप दिव्य दर्शन तो कर ही रहे हैं। मित्रों, गंगोत्री मंदिर से जुड़ा हुआ जो पौराणिक कथा है वो मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ कि आखिर क्यों राजा भागीरथ जी ने कठिन तपस्या की थी माँ गंगा को पृथ्वी पर प्रकट करने के लिए। तो राजा भागीरथ अपने पूर्वजों और अपने पितरों का उद्धार करना चाहते थे, उन्हें मोक्ष प्रदान करना चाहते थे। और ऐसा तभी हो सकता था
जब माँ गंगा पृथ्वी पर आएँ और उनके पूर्वजों और पितरों का उद्धार करें, उन्हें मोक्ष प्रदान करें। तो इसीलिए राजा भागीरथ जी ने इसी स्थान पर कड़ी तपस्या की थी दोस्तों, सूखे पत्ते खा करके। कई सौ हजार वर्षों तक यहाँ पर उन्होंने सूखे पत्ते खा करके कठिन तपस्या की थी दोस्तों। तो उनके तपस्या से प्रसन्न होकर के माँ गंगा स्वर्ग लोक से उतरकर पृथ्वी लोक पर सर्वप्रथम यहीं पर अपने चरण रखी थी पृथ्वी लोक पर, और राजा भागीरथ की जो इच्छा थी उसको पूरा किया था। राजा भागीरथ के पूर्वजों और पितरों को उन्होंने मोक्ष प्रदान किया था, उनका उद्धार किया था दोस्तों। तभी से ये मान्यता है कि माँ गंगा में स्नान आचमन करने से जो भी जाने अनजाने में गलतियाँ अपराध हुए रहते हैं, उनके पापों से मुक्ति मिलती है। तो मोक्षदायिनी माँ गंगा के आप इस वक्त दर्शन करें। जब माँ गंगा पृथ्वी पर प्रकट हुई तो उस वक्त माँ गंगा का वेग बहुत ज़्यादा था। माँ गंगा का प्रचंडकारी रूप था दोस्तों। उस टाइम इतना जल था कि माँ गंगा पूरे पृथ्वी का विनाश कर सकती थी। इस बात से चिंतित होकर के राजा भागीरथ ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या और आराधना की। इसके बाद जब भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए तो राजा भागीरथ जी ने बताया कि हे प्रभु, माँ गंगा का जलस्तर इतना ज़्यादा है, वेग इतना ज़्यादा है कि माँ गंगा बिल्कुल प्रचंडकारी रूप में है, पूरे पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। तो भगवान भोलेनाथ ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया, तब जाकर के माँ गंगा का वेग कम हुआ, माँ गंगा का जलस्तर कम हुआ, माँ गंगा नियंत्रित हुई। लेकिन आज भी देखें तो माँ गंगा के प्रचंड रूप के दर्शन होते हैं दोस्तों। देखें कितने तेज वेग के साथ, कितनी तेज जलधाराओं के साथ ज़ोर से शोर करती हुई माँ गंगा गंगोत्री धाम में प्रवाहित हो रही हैं। अब दोस्तों हम आपको दर्शन कराने वाले हैं सूर्य कुंड के, इसके बाद हम दर्शन कराएंगे पार्वती कुंड के, और उसके आगे फिर है पांडव गुफा। तो ये सभी स्थान गंगोत्री मंदिर के आसपास ही हैं। तो चलिए उन सभी स्थानों को भी हम आपको दर्शन कराते हैं। सूर्य कुंड से थोड़ा सा पहले ही ये संगम पड़ता है जिसका नाम है कैलाश संगम। यहाँ पे दो नदियों की जलधाराओं का मिलन हो रहा है। वो जो आप जलधारा देख रहे हैं वो माँ भागीरथी है, माँ गंगा हैं, और ये जो नदी हैं इनका नाम तो मुझे नहीं मालूम है, आप कमेंट में बताइएगा अगर आपको पता होगा तो। लेकिन इस संगम पॉइंट को कैलाश संगम बोला जाता है दोस्तों। बाकी आगे की जो जलधारा है वो माँ भागीरथी, माँ गंगा के नाम से जानी जाती है। अभी आप दर्शन करें सूर्य कुंड के। तो जो सामने आप देख रहे हैं यही है सूर्य कुंड। देखें तो यहाँ पे माँ गंगा की जलधारा के कितने डरावने रूप के दर्शन है दोस्तों। नीचे देखें तो ये बहुत गहरा है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं इसी को सूर्य कुंड बोला जाता है। इसकी गहराई इतनी है ना कि इसमें कई हाथियाँ डूब जाएं दोस्तों, देख रहे हैं ना। और यहाँ पे देखें तो पानी जैसे लग रहा है उबल रहा है नीचे से, और बिल्कुल माँ गंगा ने इन चट्टानी शिलाओं को काट करके कितना सुंदर स्वरूप प्रदान किया है। ये अपने आप में दिव्य दर्शन है। इस स्थान को सूर्य कुंड क्यों बोलते हैं, तो इससे जुड़ी हुई जो पौराणिक कथा है वो मैं आपको बताता हूँ। साथियों, जब राजा भागीरथ यहाँ पर तपस्या किया करते थे माँ गंगा को पृथ्वी पर प्रकट करने के लिए, तो राजा भागीरथ अपनी तपस्या के दौरान नित्य प्रतिदिन इसी स्थान पर आते थे और सूर्य देवता को जल चढ़ाया करते थे, सूर्य देवता को अर्घ्य चढ़ाया करते थे। इसके बाद जब राजा भागीरथ जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के माँ गंगा यहाँ प्रकट हुई, तो सबसे पहले माँ गंगा ने इसी स्थान पर सूर्य देवता को जल चढ़ाया था, अर्घ्य चढ़ाया था। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ माँ गंगा ने प्रस्थान किया। आज भी माँ गंगा हमेशा सूर्य देवता को यहाँ पर जल चढ़ाते हुए, अर्घ्य चढ़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ती हैं। एक और पौराणिक कथा इस सूर्य कुंड से जुड़ी हुई है, वो ये है दोस्तों कि यहाँ बगल में ही कुछ ही दूरी पर गौरी कुंड स्थित है, जहाँ पर माता पार्वती तपस्या किया करती थी। तो माता पार्वती भी अपनी तपस्या के दौरान नित्य प्रतिदिन इसी स्थान पर आकर के सूर्य देवता को जल चढ़ाया करती थी, अर्घ्य चढ़ाया करती थी। तो इसीलिए दोस्तों इस स्थान का नाम है
सूर्य कुंड। साथ ही साथ सूर्य देवता की जो सबसे पहली किरण पृथ्वी पर पड़ती है वो इसी स्थान पर पड़ती है दोस्तों। सूर्य देवता की सबसे पहली किरण इसी सूर्य कुंड नामक स्थान पर पड़ती है और माँ गंगा यहाँ आज भी सूर्य देवता को जल चढ़ाते हुए, अर्घ चढ़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ती हैं। अब दोस्तों हम आपको दर्शन कराने वाले हैं गौरी कुंड के, जहाँ पर माता पार्वती ने कठिन तपस्या की थी। गौरी कुंड के दर्शन इस तरफ होते हैं, साथ ही साथ माँ पार्वती के उस तपस्थली के भी दर्शन होते हैं इसी स्थान पर। आइए हम आपको दर्शन कराते हैं। साथियों, अभी आप दर्शन करें गौरी कुंड के। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ये है गौरी कुंड। ये भी बिल्कुल सूर्य कुंड की तरह ही काफ़ी गहरा है दोस्तों, और यहाँ पर भी माँ गंगा के बड़े ही विकराल रूप के दर्शन होते हैं। ये आप दर्शन करें, देख रहे हैं माँ गंगा किस प्रकार चट्टानी शिलाओं के बीच से एक सकरा सा रास्ता बनाई हुई हैं, और ये है गौरी कुंड। दोस्तों, इस स्थान का नाम गौरी कुंड क्यों पड़ा हुआ है तो आपको बता दूं कि माता पार्वती यहाँ जब तपस्या किया करती थी तो वो नित्य प्रतिदिन यहीं पर स्नान किया करती थी, जिसे आज गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है। और बिल्कुल हमारे पीछे की तरफ माँ पार्वती की तपस्थली है। आइए हम उस तपस्थली के भी आपको दर्शन कराते हैं। तो ये है माता पार्वती की तपस्थली, आइए आपको दर्शन कराते हैं। ये देखें आप, यहाँ शिला पर माता पार्वती के दोनों चरणों के निशान के दर्शन होते हैं। इसी शिला पर माता पार्वती ने तपस्या की थी। गौरी कुंड मंदिर परिसर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। यहाँ की सुंदरता अद्भुत है दोस्तों, ये देखिए आप। इसके अलावा यहाँ पर सेब के पेड़ के भी दर्शन होते हैं। जी हाँ, आइए आपको सेब के पेड़ के दर्शन कराते हैं। देखें आप, यहाँ पर सेब का पेड़ है और इस पर सेब लगे भी हैं दोस्तों। ये देखिए आप, यहाँ पे एक नहीं बल्कि 3-3 सेब के पेड़ लगे हुए हैं और इन पे सेब का फल भी लगा हुआ है। और यहाँ पर भी देखें सेब का पेड़ है ना, दिव्य नज़ारे यहाँ पर। गौरी कुंड के दर्शन करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं पांडव गुफा के दर्शन कराने के लिए। तो गौरी कुंड से लगभग 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग पर पांडव गुफा स्थित है दोस्तों। तो इस तरह से पहाड़ पर जंगलों के बीच से मार्ग बना हुआ है पांडव गुफा तक पहुंचने के लिए। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पांडव गुफा। यही है सामने पांडव गुफा। ये जो बड़ी सी आप चट्टानी शिला देख रहे हैं दोस्तों, इसी के नीचे है पांडव गुफा। ये गुफा पौराणिक है दोस्तों। इसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। क्यों इसका नाम पांडव गुफा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, जब आप थोड़ा सा नीचे उतरते हैं तो इस पांडव गुफा में प्रवेश करने के लिए यहाँ से मार्ग बना हुआ है। ये गुफा काफ़ी बड़ी है दोस्तों, और इस गुफा में आज भी संत रहते हैं, भजन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तपस्या करते हैं दोस्तों। क्योंकि ये कोई सामान्य गुफा नहीं है, ये दिव्य गुफा है दोस्तों। देख रहे हैं हिमालय की गोदी में माँ गंगा के तट पर यह दिव्य गुफा स्थित है दोस्तों। इसका नाम पांडव गुफा क्यों है ये मैं आपको बता दूं कि जब पांडव भगवान भोलेनाथ को यहाँ हिमालय पर ढूंढ रहे थे, उनके दर्शन करना चाह रहे थे, उनके आशीर्वाद प्राप्त करना चाह रहे थे, और भगवान भोलेनाथ पांडवों से नाराज़ थे, वो उनसे मिलना नहीं चाहते थे। इसीलिए भगवान भोलेनाथ यहाँ हिमालय में आकर के छुप गए थे पांडवों से। तो पांडव उनको खूब ढूंढ रहे थे। तो बताते हैं कि ढूंढते ढूंढते पांडव
इस स्थान पर भी आए थे और इसी गुफ़ा में वो कई दिनों तक निवास किए थे, तपस्या किए थे, ध्यान किए थे। इसीलिए इस गुफ़ा का नाम पांडव गुफ़ा पड़ा हुआ है दोस्तों। तो देर न करते हुए हम इस पांडव गुफ़ा में प्रवेश करते हैं और इस पांडव गुफ़ा के आपको दर्शन कराते हैं। तो ये दर्शन है दोस्तों पांडव गुफ़ा की। ये बहुत बड़ी गुफ़ा है, ये देखें आप। जैसे ही दोस्तों इस पांडव गुफ़ा में प्रवेश करते हैं तो आध्यात्मिक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है तन मन में। बिल्कुल आध्यात्मिक जो परमानंद है उसकी अनुभूति होती है इस पांडव गुफ़ा में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं। और ये गुफ़ा काफ़ी बड़ी है दोस्तों, ये देखें आप, देख रहे हैं। ये कोई सामान्य गुफ़ा नहीं है दोस्तों, ये गुफ़ा महाभारत काल से भी पुरानी है और इसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। किस प्रकार इस गुफ़ा में पांडव आए थे और यहाँ पर उन्होंने निवास किया था और यहाँ पर उन्होंने कुछ दिन तक ध्यान किया था दोस्तों, तपस्या किया था। तो आज भी इस पांडव गुफ़ा में बाबा जी लोग संत रहते हैं। ये देखें, तो यहाँ पर वो लोग अपना भोजन प्रसादी बनाते हैं और यहाँ पर वो तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं। क्योंकि ये गुफ़ा वास्तव में जो है आध्यात्मिक पहचान के लिए ही जानी जाती है। ये देखें आप, इसमें आराम से आप खड़े हो सकते हैं और कई लोग एक साथ इसमें खड़े हो सकते हैं दोस्तों। इतनी बड़ी गुफ़ा है, यहाँ से आप प्रवेश कर सकते हैं और यहाँ से भी एक मार्ग बना हुआ है, यहाँ से आप बाहर भी निकल सकते हैं। जब भी आप गंगोत्री धाम मंदिर के दर्शन करने के लिए आएँ तो इस पांडव गुफ़ा आकर के दर्शन ज़रूर करें। और मैं तो आपसे ये भी कहूँगा कि इस गुफ़ा में आप कम से कम आधे 1 घंटे ज़रूर ध्यान लगा कर के बैठें, तो आपके तन मन में एक सकारात्मक ऊर्जा और साथ ही साथ आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होगा दोस्तों। क्योंकि ये कोई सामान्य गुफ़ा नहीं, एक शक्तिशाली पांडव गुफ़ा है दोस्तों, जिनमें पांडवों ने ध्यान लगाया था, तपस्या की थी दोस्तों। तो हमने आपको इस दिव्य पौराणिक पांडव गुफ़ा के दर्शन करा दिए हैं। अब यहाँ से हम बाहर निकलते हैं। फाइनली दोस्तों हमने आपको गंगोत्री मंदिर, इसके अलावा गंगोत्री मंदिर के आसपास जितने भी दर्शनीय स्थल थे उन सभी के दर्शन करा दिए हैं। और ये देखिए पांडव गुफ़ा के बगल में ही बड़ा ही प्यारा सा झरना है दोस्तों। यहाँ से भी गोमुख ग्लेशियर के दर्शन होते हैं। अब दोस्तों हम आपसे कल सुबह मिलेंगे गोमुख ग्लेशियर की यात्रा के दौरान। कल हम सुबह गंगोत्री मंदिर से गोमुख ग्लेशियर की यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब सीधे हम आपसे कल सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गंगोत्री धाम की खूबसूरत सी सुबह में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी हम सुबह सुबह गोमुख की यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं और नीचे गंगोत्री धाम के आप दर्शन करें। तो गोमुख ट्रैक के लिए गंगोत्री टेम्पल के बगल से ही रास्ता बना हुआ है। तो हम लगभग 100 मीटर ऊपर आ चुके हैं पैदल चलते हुए। तो यहाँ से अब हम आगे की तरफ गोमुख की ट्रैक करने वाले हैं। गंगोत्री टेम्पल से गोमुख ग्लेशियर यानी कि माँ गंगा के उद्गम स्थल की जो टोटल दूरी है वो है 18 किलोमीटर की दोस्तों। तो हम कंप्लीट 18 किलोमीटर पैदल चलकर गोमुख पहुँचेंगे, गोमुख के दर्शन कराएंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। गंगोत्री धाम और गोमुख ट्रैक से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी भी मैं आपको इस वीडियो में बीच बीच में देता रहूँगा। जब आप गोमुख की ट्रैक करते हैं तो परमिशन भी चाहिए होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। इसके अलावा आपके साथ गाइड भी कंपलसरी होता है। तो हमारे साथ भी गाइड जुड़ चुके हैं जो कि हमारे पूरे इस ट्रैक में हमारा साथ देने वाले हैं। गंगोत्री टेम्पल से लगभग 2 किलोमीटर कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चेक पोस्ट पॉइंट पर। यहाँ पर परमिशन डॉक्यूमेंट चेक होता है, साथ में बैग वगैरह भी चेक किया जाता है। इसके बाद यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। ये है दोस्तों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का चेक पोस्ट पॉइंट। तो हमने अपना परमिशन डॉक्यूमेंट और बैग वगैरह चेक करा लिया है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। जब आप गोमुख ट्रैक करते हैं तो इसके लिए आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन चाहिए होती है दोस्तों, और एक दिन पहले ही परमिशन बनवाना होता है। तो कल ही मैं परमिशन बनवा लिया था। उसमें आपकी आईडी लगती है, इसके बाद साथ में गाइड की आईडी लगती है। फिर वो तुरंत आपको परमिशन बना करके दे देते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले। इसके बाद अगले दिन सुबह आपको अपने गाइड के साथ गोमुख की यात्रा प्रारंभ करनी होती है दोस्तों। और चेक पोस्ट पॉइंट पर आपका परमिशन डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है। गंगोत्री धाम और गोमुख ट्रैक का जो कंप्लीट टूर है, और साथ में गोमुख की यात्रा के दौरान टोटल कितना खर्चा पड़ता है, ये सब कुछ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। गोमुख पहुँचने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको गंगोत्री धाम आना होता है। और गंगोत्री धाम पहुँचने के लिए आपको उत्तराखंड के हरिद्वार या ऋषिकेश पहुँचना होता है। तो हरिद्वार या ऋषिकेश आप भारत के किसी भी कोने से बाई ट्रेन या फिर बाई बस पहुंच सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हरिद्वार और ऋषिकेश से बाई बस जो है गंगोत्री धाम आसानी से पहुंच सकते हैं। साथ में शेयरिंग टैक्सी भी आप कर सकते हैं, लेकिन बस के माध्यम से आप कम खर्चे में हरिद्वार ऋषिकेश से गंगोत्री धाम पहुंच सकते हैं। अगर आप गंगोत्री धाम और साथ में गोमुख दोनों के दर्शन करना चाहते हैं तो बेहतर ही होगा कि आप हरिद्वार या ऋषिकेश से बिल्कुल सुबह सुबह 4 या 4:30 5 बजे तक हरिद्वार ऋषिकेश से निकल लें गंगोत्री धाम के लिए। तो आप जो है शाम को 3 या 4 बजे तक गंगोत्री धाम पहुंच जाओगे। इसके बाद आप गंगोत्री धाम में माँ गंगा के मंदिर के दर्शन करें। फिर इसके बाद शाम को 5 से 7 बजे के आसपास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ऑफ़िस खुल जाती है गोमुख रजिस्ट्रेशन के लिए। वो परमिशन आपकी बनाते हैं। इसके बाद आप जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफ़िस में आईडी दिखाएंगे तो आपकी परमिशन बना देंगे दोस्तों। बता दो कि अगर आप सोलो हैं, अकेले हैं, तो भी आपको गाइड चाहिए होगा, और अगर आप कई लोग हैं तो भी आपको गाइड चाहिए होगा। तो साथ में गाइड की भी आईडी और अपनी आईडी दोनों लेकर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ऑफ़िस में जाना होगा। ईज़िली वो 5 मिनट के अंदर आपका परमिशन बना देते हैं। इसके अलावा अगर आप 55 ईयर्स से ज़्यादा है आपकी एज, तो आपके जो है मेडिकल डॉक्यूमेंट भी वो बनवाते हैं। जब आप फिजिकली फ़िट होगे तब जो है आपको वो गोमुख के लिए परमिशन देते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले सिर्फ आपको परमिशन डॉक्यूमेंट बना करके देते हैं। इसके बाद गाइड का जो प्रबंध है वो आपको प्राइवेट एजेंसीज से मिल करके करना होगा। तो गंगोत्री धाम में ही ढेर सारी प्राइवेट एजेंसीज़ हैं, उनके पास आप जाएंगे तो आपको गाइड प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद दोस्तों गोमुख ट्रैक के लिए 200 रुपये पर पर्सन चार्ज लगता है, एंट्री फ़ीस लगती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पे करना पड़ता है। तो आप लोग चाहे जितने लोग भी हों
साथ में गाइड का भी चार्ज आपको देना होता है 200 रुपये। इसके अलावा गाइड का हर दिन का 2000 जो है चार्ज लगता है दोस्तों, वो अलग से आपको देना होगा, वो गाइड को देना होता है। मान लीजिए आप सिंगल बंदे हैं और आपके साथ में एक गाइड है, तो 400 रुपये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पे करना होगा। इसके बाद अगर आप गोमुख का ट्रैक कर रहे हैं तो गोमुख का जो ट्रैक है वो 2 दिन का होता है। पहले दिन तो आप गंगोत्री से भोजवासा पहुंचते हैं, दूसरे दिन भोजवासा से जो है आप पहुंचते हैं गोमुख, और उसी दिन आप जो है रिटर्न गंगोत्री धाम पहुंचते हैं। तो टोटल 2 दिन का ट्रैक होता है गोमुख का। तो इसलिए जो गाइड का चार्ज होता है वो टोटल 4000 का होता है दोस्तों। इसके अलावा बाकी परमिशन डॉक्यूमेंट के लिए आपको 400 रुपये पे करने होते हैं, तो कुल मिलाकर के 4400 रुपये। इसके बाद आप भोजवासा में स्टे करते हो तो वहाँ पे रुकने का, खाने का भी खर्चा अपना और गाइड का दोनों लोग का देना होता है दोस्तों। इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से गंगोत्री से गोमुख का ट्रैक कर सकते हैं दोस्तों। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो ऑफिस है वो गंगोत्री धाम में बिल्कुल पास में ही है दोस्तों, और साथ में जो प्राइवेट एजेंसीज़ हैं जो आपको गाइड प्रोवाइड करती हैं वो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बिल्कुल आसपास में ही हैं। तो आप जो है अपना परमिशन डॉक्यूमेंट और साथ में गाइड दोनों ही ईज़िली प्राप्त कर सकते हैं गंगोत्री धाम में दोस्तों। पूरा गोमुख ट्रैक बहुत सुंदर है दोस्तों, बिल्कुल स्वर्ग जैसी फीलिंग आती है, क्योंकि हम इस वक्त स्वर्ग में चल रहे हैं। हिमालय की खूबसूरत पहाड़ों के दर्शन हैं, सामने बादलों से ढका हुआ गोमुख ग्लेशियर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, और नीचे की तरफ माँ गंगा की दिव्य जलधारा के भी आप दर्शन कर पा रहे हैं। गोमुख पहुंचने का जो रास्ता है ना वो कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। हाँ, डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लगभग 18 किलोमीटर, लेकिन रास्ता कोई बहुत कठिन नहीं है। खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता नहीं है, अप डाउन वाला रास्ता है, तो बिल्कुल आसानी से आप गोमुख पहुंचते हैं। जब आप गोमुख की यात्रा करते हैं तो रास्ते में 2 जगह का स्टॉपेज होता है दोस्तों। पहला होता है जब आप गंगोत्री धाम से 9 किलोमीटर कवर करते हैं तो चीड़वासा नाम का स्थान आता है। तो चीड़वासा में खाने पीने की दुकानें और थोड़ा रेस्ट करने की जगह मिल जाती है दोस्तों। इसके बाद जब आप चीड़वासा से आगे बढ़ते हैं, लगभग 5 किलोमीटर कवर करते हैं, तो आ जाता है भोजवासा। बता दूं कि गंगोत्री मंदिर से जब आप सुबह सुबह चलते हैं गोमुख के लिए तो भोजवासा लगभग आप पहुंच जाते हैं 3 या 4 बजे के आसपास। तो आपको पहले दिन भोजवासा में ही रुकना होता है, वहीं पे खाना पीना होता है, वहीं पे नाइट स्टे करना होता है दोस्तों। पहले दिन का जो पूरा सफ़र होता है वो गंगोत्री टेम्पल से भोजवासा तक होता है। भोजवासा गंगोत्री टेम्पल से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो हमारा आज का स्टॉप भोजवासा होगा। इसके बाद कल सुबह हम भोजवासा से गोमुख के लिए निकलेंगे, माँ गंगा के उद्गम स्थल के दर्शन कराएंगे। भोजवासा से गोमुख की जो दूरी है वो 4 किलोमीटर की होती है। चीड़वासा तक रास्ता बिल्कुल आसान है। चीड़वासा के बाद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है रास्ता, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा। चीड़वासा से जब आप भोजवासा पहुंचते हैं तो इस दौरान थोड़ा सा रास्ता डिफ़िकल्ट होता है, बहुत हल्की सी चढ़ाई होती है, बहुत मुश्किल नहीं होता है दोस्तों। बाकी रास्ता तो आप देख ही रहे हैं, कहीं पर नीचे है तो कहीं पर थोड़ा सा ऊपर है। केदारनाथ, यमुनोत्री धाम, इसके अलावा जब आप हेमकुंड की यात्रा करते हैं तो यहाँ के रास्ते बहुत डिफ़िकल्ट हैं, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई वाले रास्ते होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सबसे आसान ट्रैक करना है वो है गोमुख का दोस्तों। गोमुख ट्रैक उत्तराखंड के खूबसूरत ट्रैक में से एक है दोस्तों, और पूरी वीडियो देखिएगा, पूरा ट्रैक आपको कितना सुंदर दिखेगा।
पूरे ट्रैक को कंप्लीट मैं दिखाने वाला हूँ। और पूरे रास्ते भर ऐसे ऐसे खूबसूरत खूबसूरत वाटरफॉल्स, झरनों के भी अद्भुत अद्भुत दर्शन देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। साथ में अपने साथ एक खाली बॉटल ज़रूर रखें और उसको बार बार इन वाटरफॉल्स पर रिफ़िल करते रहें और उसको पीते हुए चलें दोस्तों। ये देखें आप, क्या सुंदर नज़ारे हैं। अभी दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर हम रेस्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखें तो ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, ये कोई सामान्य वृक्ष नहीं है दोस्तों। जब आप हिमालय की यात्रा करते हैं, स्पेशली जब आप गोमुख की यात्रा करते हैं, तो ऐसे ढेर सारे वृक्ष देखने को मिलते हैं। तो इसे दोस्तों भोजपत्र वृक्ष बोलते हैं, भोजपत्र का वृक्ष। इन भोजपत्र के वृक्षों से ऐसे ऐसे भोजपत्र निकलते हैं, ऐसे ऐसे पत्र निकलते हैं, बिल्कुल कापी के पन्ने की तरह से। तो बता दूं दोस्तों, प्राचीन काल में जो हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ हैं, जैसे कि रामायण, महाभारत एवं साथ में जो अन्य वेद हैं, ग्रंथ हैं, वो सभी इसी भोजपत्र पर पहली बार लिखे गए थे महान ऋषि मुनियों द्वारा। क्योंकि इसी हिमालय में महान ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे, साथ में हिंदू धर्म के जो वेद और ग्रंथ हुआ करते थे उनकी रचना किया करते थे। तो इन्हीं भोजपत्रों पर महान ऋषि मुनियों ने हिंदू धर्म के रामायण, महाभारत एवं अन्य वेदों ग्रंथों की रचना की थी दोस्तों। उन्होंने इसी भोजपत्र पर लिखा था। मित्रों, गोमुख हिमालय का वो हिस्सा है जहाँ पर साल भर बर्फ़ रहती है और यहाँ का टेम्परेचर हमेशा ठंडा रहता है, लगभग माइनस में ही रहता है साल के 12 महीने। अभी जो है लगभग अक्टूबर मंथ में दिन के टाइम में जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा प्लस में चला जाता है, नहीं तो हमेशा माइनस में होता है और यहाँ हमेशा बर्फ़ रहती है। तो ऐसे में इन क्षेत्रों में हिमालयन काला भालू और हिम तेंदुआ जैसे ख़तरनाक जानवर बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, स्नो लेपर्ड और हिमालयन ब्लैक बियर। तो जब भी आप गोमुख ट्रैक करें तो कोशिश करें दिन के समय में ही करें, क्योंकि जैसे ही अंधेरा हो जाता है इस गोमुख ट्रैक पे भालू और जो हिम तेंदुआ है उसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है दोस्तों इस ट्रैक पर। क्योंकि वो यहाँ झरनों में पानी पीने के लिए आते हैं, नीचे नदी में भी जाते हैं, तो ख़तरा हो सकता है। तो अंधेरा होते ही उनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो दिन के समय में ही आप गोमुख ट्रैक की यात्रा करें। बाकी ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर झरनों के तो अनगिनत दर्शन हो रहे हैं इस गोमुख ट्रैक में। यहाँ पर आप बैठ करके इस ठंडे अमृत को पिएं और यहाँ कुछ देर विश्राम ज़रूर करें दोस्तों।
वैसे दोस्तों एक बात और मैं बता दूं कि जब आप गोमुख ट्रैक करते हैं तो गोमुख से आगे एक और ट्रैक होता है, सतोपंथ ग्लेशियर का ट्रैक होता है। तो हम तो फ़िलहाल गोमुख तक का ही ट्रैक करेंगे, लेकिन गोमुख से आगे लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का ट्रैक होता है, तब आप पहुंचते हैं सतोपंथ ग्लेशियर। तो जो सतोपंथ का ट्रैक होता है वो लगभग 3 से 4 दिन का होता है, और गोमुख का जो ट्रैक होता है वो 2 दिन का होता है। तो अगर आप सतोपंथ का भी ट्रैक करना चाहेंगे तो जब आप सतोपंथ का ट्रैक करेंगे तो उसमें आपका गोमुख ट्रैक भी कवर होता है, गोमुख के भी दर्शन होते हैं। एक साथ गोमुख और सतोपंथ दोनों के दर्शन होते हैं। तो जब आप सतोपंथ के लिए परमिशन बनवाते हैं तो सतोपंथ के लिए आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा परमिशन नहीं बनाया जाता है। सतोपंथ के लिए आपको प्राइवेट एजेंसी के थ्रू परमिशन बनवाना होता है। तो लगभग 2 से 2,500 हज़ार रुपये परमिशन बनवाने में लगते हैं अगर आप सतोपंथ तक का ट्रैक करना चाहते हैं तो सतोपंथ के लिए आपको गाइड और साथ में जो परमिशन है वो दोनों ही प्राइवेट एजेंसी बना करके देती है। इसके अलावा अगर आप सिर्फ गोमुख का ट्रैक कर रहे हैं तो परमिशन तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा मिलती है, बाकी गाइड आपको प्राइवेट एजेंसी देती है। तो 3 दिन का ट्रैक होता है सतोपंथ का, तो जनरली 4 दिन भी लग जाते हैं दोस्तों। पहला दिन तो आपको भोजवासा पहुंचने में, दूसरा दिन भोजवासा से गोमुख होते हुए सतोपंथ पहुंचना होता है। इसके बाद तीसरे दिन आपके स्टेमिना पे निर्भर करता है कि आप गंगोत्री धाम पहुंच पाते हो कि नहीं सतोपंथ से। नहीं तो सतोपंथ से तीसरे दिन लोग भोजवासा आते हैं, वहाँ रुकते हैं, फिर चौथे दिन भोजवासा से गंगोत्री धाम पहुंचते। तो इस तरह से कुल 4 दिन नॉर्मली लग जाते हैं सतोपंथ की ट्रैकिंग में। तो उसमें भी वही है, पैसे का खर्चा 2,000 रुपये पर डे गाइड लेता है, तो 8,000 रुपये गाइड का हो जाएगा। इसके अलावा परमिशन के लिए आपको लगभग 2 से 2,500 हज़ार या 3,000, 2 से 3,000 के रेंज में खर्च करना होता है। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया कि यहाँ बड़ी संख्या में हिमालयन काले भालू पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी हिंसक माने जाते हैं दोस्तों। ये जो आप लाल लाल रंग का फल देख रहे हैं ना, इस पेड़ पे लगा हुआ है, देखने में तो कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए आप। लेकिन बता दूं कि जो हिमालयन काला भालू होता है ना, इस फल को बड़े मन से खाता है। तो ये हिमालयन काला भालू का भोजन है दोस्तों, ये जो लाल लाल रंग की छोटी छोटी बेर आप देख रहे हैं। और यहाँ पे इसके ढेर सारे पूरे ट्रैक में पेड़ देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। अभी दोस्तों हम चिड़वासा पहुंचने वाले हैं। तो जो सामने आप देख रहे हैं एक घना वन, वो है चिड़वासा। बाकी यहाँ से देखें तो गोमुख ग्लेशियर के बिल्कुल स्पष्ट दर्शन हो रहे हैं दोस्तों, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। मित्रों, ये जो गोमुख ट्रैक है ये काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर माना जाता है। तो ऐसे में जब आप गोमुख की यात्रा करते हैं ना, तो ऑक्सीजन की कमी की समस्या होने लगती है। लेकिन अगर आप फिज़िकली फ़िट हैं, युवा हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्पेशली उनके लिए ज़्यादा दिक्कत हो जाता है जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है, दमा की समस्या होती है। वैसे अगर किसी भी यात्री को सांस या दमा की प्रॉब्लम है, मैं वही एडवाइस दूंगा कि वो इस गोमुख ट्रैक को अवॉइड करें, न करें। बाकी फिज़िकली फिट बंदों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाई एल्टीट्यूड होने के कारण ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। तो ऐसे में दोस्तों इस टाइप के यहाँ पर पौधे आपको ढेर सारे देखने को मिलेंगे पूरे ट्रैक पे। इसे पहाड़ी तुलसी बोला जाता है दोस्तों। तो इसे हम जड़ी बूटी भी बोल सकते हैं, हिमालयन जड़ी बूटी। इसकी ख़ास बात ये है दोस्तों
कि इसको जब आप सूंघेंगे ना तो ऑक्सीजन की जो कमी है उसकी भरपाई हो जाती है दोस्तों। इस पहाड़ी तुलसी को आप अपने हाथ में तोड़ करके रख लें, पूरे ट्रैक में इसे सूंघते हुए चलें। इसकी स्मेल बहुत ही खूबसूरत लगती है दोस्तों। इसकी जो स्मेल है ना बहुत ही शानदार है। हिमालयन जड़ी बूटी है दोस्तों ये पहाड़ी तुलसी, और बिल्कुल दवा का काम करती है। इसको सूंघते हुए चलें, बिल्कुल ऑक्सीजन सिलेंडर का ये काम करती है। यहाँ पर देखें कितना बड़ा सा झरना है दोस्तों, जो कि इधर वाले ग्लेशियर से निकल करके आ रहा है। और यहाँ पर इस झरने को क्रॉस करने के लिए एक लकड़ी का पुल भी बनाया गया है। ऐसे ऐसे खूबसूरत खूबसूरत दृश्य देखने को मिल रहे हैं इस गोमुख की यात्रा में दोस्तों। एक बात दोस्तों और बता देता हूँ, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब आप गोमुख ट्रैक कर रहे हैं या फिर सतोपन ट्रैक कर रहे हैं, तो जब आप सुबह ट्रैक स्टार्ट करें तो नाश्ता पानी खा पी करके ही आप गंगोत्री धाम से अपना ट्रैक स्टार्ट करें। साथ में अपने साथ हल्का फुल्का पराठा वगैरह खाने के लिए साथ में ले करके चलें, क्योंकि यहाँ गंगोत्री जब आप गोमुख ट्रैक करते हैं तो सीधे आपको भोजवासा में ही खाने पीने और रुकने की व्यवस्था मिलती है, यानी गंगोत्री धाम से सीधे 14 किलोमीटर पे। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। बाकी बीच में 9 किलोमीटर पे चिड़वासा पड़ता है, तो वहाँ पर आपको मैगी और चाय यही खाने पीने को मिलेगा। बाकी भोजन पानी जो है आपको भोजवासा में ही मिलेगा, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। बाकी हम पहुँच चुके हैं चिड़वासा, ये सामने आप बोर्ड पे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो भी लाए हैं वो खाएंगे पिएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों जब आप चिड़वासा से आगे बढ़ते हो भोजवासा की तरफ, थोड़ा सा जो ट्रैक है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हल्की हल्की सिर्फ चढ़ाई मिलती है। अभी तक तो हमने थोड़ा चढ़ाई, इसके बाद थोड़ा डाउनफॉल दोनों था, लेकिन अब जो है टोटली थोड़ा थोड़ा अपवर्ड चलना होगा, यानी कि ऊपर की तरफ, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे। बाकी कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, आसान है। और चिड़वासा से भोजवासा की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर की है। तो पहले दिन हम टोटल 14 किलोमीटर कवर करते हैं और भोजवासा पहुंचते हैं, वहाँ नाइट स्टे करते हैं। अगले दिन सुबह जो है हम बाकी की जो 4 किलोमीटर की यात्रा है वो कवर करके पहुंचते हैं गोमुख ग्लेशियर। फिर सेम डे हम रिटर्निंग गंगोत्री धाम कर जाते हैं।
ट्रैक में एक बात का और ध्यान रखना होता है कि लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर में इस तरह से कच्चे पहाड़ हैं, तो यहाँ ऊपर से जो है पत्थर गिरने का ख़तरा बना रहता है। तो जब आप इस जोन में चलें तो ऊपर ध्यान देखते हुए, ऊपर जो है ध्यान से देखते हुए चलें, क्योंकि पत्थर किसी भी टाइम नीचे आ सकता है दोस्तों। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ये देख रहे हैं ना कितना डेंजरस है, यहाँ से किसी भी टाइम पत्थर नीचे आ सकता है। तो हम यहाँ से हमें तेज़ी से आगे निकलना होगा दोस्तों। और ये डेंजर वाला जो जोन है दोस्तों, ये काफ़ी दूर तक है। ये देखिए वहाँ तक है। क्या है? भरड़। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों भालू और तेंदुए के अलावा भरड़ नाम के जो हिमालयन भेड़ है वो भी पाए जाते हैं। तो जनरली क्या है ना, वो इस पर मूवमेंट करते हैं। वो अभी काफ़ी ऊपर एक वहाँ पर बैठा भी है, यहाँ से कैमरे से मैं नहीं दिखा पाऊँगा। तो वो उस पर मूवमेंट करते हैं पहाड़ों पर ना, तो वहाँ से पत्थर गिरने लगते हैं। तो ये कच्चे पहाड़ हैं, तो यहाँ से पत्थर काफ़ी तेज़ी से गिरने लगते हैं दोस्तों। तो यहाँ आप रुके ना, ऊपर की तरफ ध्यान देते हुए आगे की तरफ निकल जाएं। फाइनली दोस्तों, हमने अपने गौमुख ट्रैक का 14 किलोमीटर कवर करने के बाद पहुंच चुके हैं भोजवासा। ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये भोजवासा दोस्तों। और यहाँ से देखें गौमुख ग्लेशियर के कितने स्पष्ट दर्शन हो रहे हैं। बाकी हम जो है सुबह 8 बजे गंगोत्री धाम से चले थे, गंगोत्री टेम्पल से, और भोजवासा पहुँचे हैं 1:45 बजे। यानी हम लोग को लगभग 6 घंटे के आसपास का समय लगा है भोजवासा पहुंचने में। जब आप गौमुख ट्रैक करते हैं या फिर सतोपंथ का ट्रैक करते हैं तो सबसे पहले दिन का जो स्टॉपेज होता है वो यही भोजवासा में होता है। तो ये देखें यहाँ पर ढेर सारे टेंट, आश्रम, और इसके अलावा GMVN का भी यहाँ पे गेस्ट हाउस बना हुआ है। वो ग्रीन वाला जो है वो GMVN का है। इसके अलावा यहाँ पर जो संत महाराज जी लोग होते हैं ना, वो लोग यहाँ आश्रम चलाते हैं इस तरह से। ये देखें आप, ये जो आप देख रहे हैं वहाँ पर भी देखें वो भी आश्रम है। तो आश्रम में अगर आप रुकेंगे तो आपको जो है एक बिस्तर दे दिया जाएगा और साथ में भोजन दे दिया जाता है। तो आश्रम में सस्ता पड़ता है। अगर आप GMVN में रुकेंगे तो उसमें भी बेड ही मिलता है। फ़र्क ये होता है कि GMVN का कमरा होता है और ये जो आश्रम होते हैं इनका जनरली क्या होता है कि वो जो प्लास्टिक वाली झोपड़पट्टी होती है या फिर कह सकते हैं टेंट टाइप का, इन्होंने यहाँ पर मकान मतलब वो कमरे बना रखे हैं टेंट टाइप के। बाकी टेंट की भी फैसिलिटी होती है, वो देखें आप, उस तरह से टेंट में भी आप यहाँ रुक सकते हैं। तो हर तरह की फैसिलिटी यहाँ भोजवासा में मिलती है दोस्तों। बाकी आज की रात हम यहीं बिताने वाले हैं, फिर इसके बाद कल सुबह यहाँ से आगे हम जो है गौमुख पहुँचेंगे। वो जो आप ग्लेशियर देख रहे हैं ना, उसी की तलहटी में माँ गंगा का उद्गम स्थल बना हुआ है, जहाँ से माँ गंगा की जलधारा निकलती है ग्लेशियर से। उसके हम दर्शन करेंगे। देखें क्या सुंदर नज़ारे हैं। यहाँ से अभी 4 किलोमीटर और ट्रैक करेंगे ना भोजवासा से, तब हम गौमुख ग्लेशियर पहुँचेंगे दोस्तों। वैसे बहुत से जो टूरिस्ट वो ये सोच रहे होंगे कि अगर हम सुबह सुबह बिल्कुल 5-6 बजे के आसपास गौमुख ट्रैक स्टार्ट करें तो हम 12 बजे तक यहाँ पहुँच जाएंगे भोजवासा, और इसके बाद सेम डे
गोमुख ग्लेशियर भी पहुंच सकते हैं, गोमुख के भी दर्शन कर सकते हैं। बट दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। होता क्या है कि जब आप यहाँ से 4 किलोमीटर भोजवासा से गोमुख जाते हो ना, तो वो वाला ट्रैक थोड़ा मुश्किल होता है, उस पर टाइम अधिक लगता है दोस्तों। जाने में ही आपको 3-4 घंटे लग जाते हैं, तो आप सोच के देखो उधर से वापस भी आना होता है। और अगर अंधेरा हो गया तो भालू और जो है तेंदुए का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि फ़र्स्ट डे आप यहाँ भोजवासा में रुकें, आराम करें, अगली सुबह फर्स्ट क्लास जो है गोमुख पहुँच के दर्शन करें और सेम डे गंगोत्री मंदिर वापस लौट जाएं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, भोजवासा की खूबसूरत सी सुबह में आपका स्वागत है। मैं दोस्तों भोजवासा में आश्रम में नाइट स्टे किया था, आश्रम में रुका हुआ था, क्योंकि दोस्तों आश्रम में मात्र 600 रुपये में आपको सोने के लिए बेड और खाने पीने की दोनों व्यवस्था देते हैं। वहीं मैंने GMVN में भी पता किया तो वहाँ पर 1000 रुपये में सोने के लिए बेड और खाने के लिए 300 रुपये अलग से लेते हैं। तो सोचिए आश्रम कितना बेस्ट ऑप्शन है यहाँ भोजवासा में स्टे करने के लिए। सीधे सीधे आपका 50% जो चार्ज है वो बच जाता है दोस्तों। गोमुख पहुँचने के लिए इस तरह से ट्रॉली की हेल्प से सबसे पहले रिवर को यहाँ से क्रॉस करना होता है दोस्तों, फिर जो है वहाँ सामने से होते हुए हमें गोमुख पहुँचना होता है। दोस्तों अब यहाँ से जो गोमुख है वो मात्र 2 किलोमीटर ही रह गया है। एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको मैं बता देता हूँ कि दोस्तों अगर आप गोमुख ट्रैक के लिए परमिशन बनवाते हैं तो जो ट्रॉली की फैसिलिटी होती है ना, वो गोमुख ट्रैक के लिए अवेलेबल नहीं होती, वो सिर्फ सतोपंथ ट्रैक के लिए होती है। जैसे अगर आप सतोपंथ यात्रा कर रहे हैं तभी आपको जो है ट्रॉली से रिवर क्रॉस कराया जाता है। लेकिन इस टाइम क्या है कि सीज़न डाउन है, बहुत कम यात्री जो है सतोपंथ और गोमुख ट्रैक के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे में जो ट्रॉली सिस्टम है वो गोमुख वालों के लिए भी मिल जाती है, यानी कि जो यात्री गोमुख के लिए आए हैं वो भी ट्रॉली से रिवर क्रॉस करके गोमुख के दर्शन आसानी से कर सकते हैं। बाकी ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये गोमुख का ही क्षेत्र है दोस्तों। ये देखें आप, चारों तरफ बर्फ़ की पहाड़ और बीच में सुंदर माँ गंगा का मैदानी इलाका, और वो देखिए माँ गंगा का सुंदर प्रवाह देखने को मिल रहा है दोस्तों। ये अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर नमी है। ये इसलिए दोस्तों कि यहाँ अभी कुछ दिन पहले ये पूरा जो क्षेत्र देख रहे हैं बर्फ़ से ढका हुआ था। ये जो आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था। लेकिन अभी क्या है, मैं समझता हूँ ये जो बर्फ़ है मात्र 10-15 दिन पहले पिघल गई, लेकिन नमी आज भी यहाँ पर मौजूद है दोस्तों। जो गोमुख पॉइंट है वो दोस्तों अभी बिल्कुल वहाँ पर है। वो जो आप बर्फ़ वाला पहाड़ देख रहे हैं वो गोमुख ग्लेशियर, और उसी के बिल्कुल नीचे गोमुख है जहाँ तक हम जाने वाले हैं। और इसके अलावा इस तरफ भी देखें, ये देखें कितना सुंदर बर्फ़ के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। अगर भीड़ भाड़ भी होती है ना, तब भी अगर आप यहाँ ट्रॉली से क्रॉस करवाते हैं तो उनसे अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको ट्रॉली के थ्रू रिवर क्रॉस करा देंगे। आसानी से आप जो है गोमुख के दर्शन कर पाएंगे। अगर ट्रॉली से आप नहीं क्रॉस करेंगे रिवर ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं तो यही कहूँगा आप ऐसे पैदल चल कर के रिवर को मत क्रॉस करिएगा, ये खतरे से बिल्कुल भरा हुआ है दोस्तों। तो ट्रॉली से ही कोशिश करिएगा। रिक्वेस्ट करेंगे ना तो मान जाते हैं, आपको ट्रॉली से क्रॉस करा देते हैं। इसके बाद आप जो है आसानी से गोमुख तक पहुँच करके गोमुख के दर्शन कर सकते हैं।
फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गोमुख ग्लेशियर, जहां से माँ गंगा का होता है उद्गम। ये आप दर्शन करें, सामने गोमुख ग्लेशियर के आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों, जिसके लिए हमने कठिन चढ़ाई वाले रास्ते को पार करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं दोस्तों। देखें कितना सुंदर दृश्य है। माँ गंगा का यहीं से उद्गम हो रहा है दोस्तों। माँ गंगा यहीं से प्रारंभ होती हैं। और ये जो आप पूरा देख रहे हैं, ये है गोमुख ग्लेशियर दोस्तों। देख रहे हैं, ये पूरा गोमुख ग्लेशियर है। और ये गोमुख ग्लेशियर बहुत बड़ा है दोस्तों, पीछे तक है और दूर तक फैला हुआ है दोस्तों। गोमुख तक पहुंचने की जो यात्रा होती है दोस्तों, वो बिल्कुल रोमांच से भरी होती है। और यकीन मानिए, जब आप कठिन 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके इस स्थान पर पहुंचते हैं जहां से माँ गंगा स्टार्ट होती हैं, माँ गंगा का उद्गम होता है ना, तो यहाँ पर दोस्तों अध्यात्म और रोमांच का जो परम सुख है ना, वो आपको प्राप्त होता है, उसकी अनुभूति होती है। देखें तो काफ़ी सारे जो हैं टूरिस्ट यात्री इस वक्त गोमुख के दर्शन कर रहे हैं साथियों। और यहाँ पर जो श्रद्धालु यात्री आते हैं वह स्नान भी करते हैं, क्योंकि यह दोस्तों भारत ही नहीं पूरे विश्व का सबसे पवित्र स्थान है। माँ गंगा भारत ही नहीं पूरे विश्व की सबसे पवित्र नदी है दोस्तों, और उन्हीं का ये उद्गम स्थल है गोमुख ग्लेशियर। यहाँ तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं मित्रों। जिनका सौभाग्य होता है, जिनको माँ गंगा बुलाती हैं, वही यहाँ पर पहुँच पाते हैं। नीचे देखें तो काफ़ी बड़े बड़े जो बर्फ़ के टुकड़े हैं माँ गंगा में इस वक्त पड़े हुए हैं दोस्तों। ये सभी जो है इन्हीं ग्लेशियर से टूटे हुए हैं। देख रहे हैं कितने सुंदर नज़ारे की इस वक्त आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ से हम आपको माँ गंगा, माँ भागीरथी के दर्शन कराते हुए बिल्कुल गोमुख के समीप तक लेकर के चलते हैं दोस्तों। यहाँ से आप इस एंगल से एक बार चेक करें, कितना सुंदर दिखाई देता है माँ गंगा का उद्गम स्थल। माँ गंगा का उद्गम स्थल, जहाँ से माँ गंगा की पवित्र जलधारा, अमृत जलधारा कल कल बहती हुई आगे की तरफ बढ़ रही है। और ये देखिए, यहाँ पर तो ढेर सारे बर्फ़ जो है टूट करके नदी में गिरे हुए हैं दोस्तों। देख रहे हैं, ये गोमुख के अद्भुत और अलौकिक दर्शन है दोस्तों, जो आप इस वक्त कर पा रहे हैं। और आपका सौभाग्य है कि आप गौमुख के दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। हमारा आपका सौभाग्य है कि माँ गंगा गौमुख के दर्शन दे रही हैं। ये दिव्य नज़ारा है दोस्तों गोमुख ग्लेशियर का। मित्रों, आज की दुनिया में जो सबसे बड़ा एक ख़तरा है वो है दोस्तों क्लाइमेट चेंज का, जलवायु परिवर्तन। तो क्यों सबसे बड़ा ख़तरा है जलवायु परिवर्तन? तो उसका जो परिणाम है ना, वो यहाँ गोमुख ग्लेशियर पर आप देख सकते हैं, उसका प्रमाण यहाँ मिलता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग से मतलब है पृथ्वी का जो तापमान है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है दोस्तों। और आज जो पृथ्वी का तापमान है इतना बढ़ चुका है कि कहीं न कहीं वो डेंजर लाइन को, ख़तरे के निशान को भी क्रॉस कर रहा है। यही पूरी दुनिया के लिए आज एक बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं ग्लोबल इशू है दोस्तों।
भारत ही नहीं पूरे विश्व के देशों के लिए ये एक बहुत बड़ी चिंता है। आज क्या है कि विकास के नाम पे पर्यावरण को बर्बाद किया जा रहा है दोस्तों। पेड़ों की कटाई हो रही है और वनों को समाप्त किया जा रहा है। जो विकास हो रहा है वो इको फ्रेंडली नहीं है। उस विकास से पॉल्यूशन बढ़ रहा है और उस पॉल्यूशन के कारण ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो धीरे धीरे पिघल रहे हैं और समाप्त हो रहे हैं। और जहाँ बर्फ़ पड़नी चाहिए वहाँ बर्फ़ भी नहीं पड़ रही। जैसे कि ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं ना, ये हिमालय के वो क्षेत्र हैं जहाँ पर साल भर बर्फ़ पड़ती है। लेकिन अभी क्या है ना कि जब ठंड का समय होता है उस टाइम भी बड़े मुश्किल से यहाँ बर्फ़ पड़ती है पहाड़ों पर। ये सिर्फ़ और सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है दोस्तों। क्लाइमेट चेंज के कारण जो प्रदूषण हो रहा है उससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और बर्फ़ नहीं पड़ रही है और जो ग्लेशियर्स पहले से बने हुए हैं वो तेज़ी से पिघल रहे हैं। बता दूं कि ये जो माँ गंगा का उद्गम स्थल है ये पहले गंगोत्री धाम मंदिर के पास था। माँ गंगा वहीं पर जो है पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। गोमुख ग्लेशियर के दर्शन 20 किलोमीटर पहले ही गंगोत्री धाम मंदिर पर ही होता था, लेकिन आज देखिए तो इस गोमुख ग्लेशियर के माँ गंगा के उद्गम स्थल के दर्शन 20 किलोमीटर पीछे हो रहे हैं। यानी ये जो गोमुख ग्लेशियर है 20 किलोमीटर पिघल चुका है दोस्तों, 20 किलोमीटर घट चुका है और अभी भी ये तेज़ी से पीछे की तरफ चला जा रहा है। मान के चलिए हर साल ये लगभग आधा से 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर तो मान लीजिए 500 मीटर पीछे सरक जा रहा है। ये खतरे की बात है दोस्तों। आने वाले समय में अगर जो है ध्यान नहीं दिया गया, अभी से ध्यान नहीं दिया गया, हमें जो भी डेवलपमेंट करने वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए दोस्तों, तभी जो है पृथ्वी बच पाएगी। नहीं तो पूरा जो है ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, नदियाँ समाप्त हो जाएंगी, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा दोस्तों। और ऐसा समय आने में देर नहीं लगेगी कि ये पूरा गोमुख ग्लेशियर पिघल जाएगा, माँ गंगा जो है पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगी, माँ यमुना विलुप्त हो जाएंगी, जितने भी पहाड़ों की नदियाँ वो सभी विलुप्त हो जाएंगी। तो मैं ये सिर्फ इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये उस बात का प्रमाण है कि जो आज हम पोल्यूशन कर रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पर, जो हम इन्वायरमेंट को जो है डिग्रेड कर रहे हैं, पर्यावरण को जो नुकसान पहुँचा रहे हैं, उसका प्रमाण यहाँ देखने को मिलता है। पहाड़ों की नदियाँ जो ग्लेशियर्स से बन करके निकलती हैं वो ग्लेशियर्स धीरे धीरे अब समाप्त हो रहे हैं। तो समय रहते हम सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जो भी डेवलपमेंट करें वो इको फ्रेंडली हो। इसके अलावा पॉल्यूशन को मिनिमाइज़ किया जाए, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें, तभी जो है ये माँ गंगा बच पाएंगी, माँ यमुना बच पाएंगी, पहाड़ों की तमाम पवित्र नदियाँ बच पाएंगी और फाइनली जो पृथ्वी है वो हमारी बच पाएगी। इस स्थान पर पहुंचना ही अपने आप में बहुत मुश्किल काम है दोस्तों। बहुत कम लोग यहाँ पहुँच पाते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। तो जब भी आप यहाँ गोमुख पहुँचे ना, तो यहाँ कम से कम आप मैं समझता हूँ 1 घंटे का समय ज़रूर व्यतीत करें। यहाँ माँ गंगा के किनारे पर बैठें और माँ गंगा की जो आवाज़ है उसको महसूस करें, उसको फील करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ की जो वाइब है ना वो बिल्कुल स्पिरिचुअल है। और हमने जो है बिल्कुल एक रोमांचक जर्नी कवर करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। स्पेशली दोस्तों भोजवासा तक तो आसान होता है, बहुत ही आसानी से आप पहुँच जाते हो, बट भोजवासा के बाद जब आप यहाँ गोमुख ग्लेशियर के लिए निकलते हो ना, जो कि 4 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, वो वाला जो दूरी होती है वो थका देती है दोस्तों। तो क्योंकि स्पेशली जो है रास्ते ना बिल्कुल वो पत्थरों पे, जो पत्थर के टुकड़े हैं ना उन पे चलना पड़ता है, इस वजह से वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है भोजवासा से यहाँ गोमुख तक पहुँचने के लिए। तो बहुत मुश्किल से यहाँ पर जो यात्री श्रद्धालु पहुँच पाते हैं, बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। तो माँ गंगा की विशेष कृपा होती है तभी जो है हम और आप यहाँ पहुँचते हैं दोस्तों। यहाँ आप ज़रूर 1 घंटे 1.5 घंटे बैठें। इसके अलावा वहाँ सामने देखें तो कुछ श्रद्धालु यात्री हैं जो माँ गंगा में स्नान भी कर रहे हैं
तो ये वो स्थान है जो मैंने पहले ही बताया, पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व का सबसे पवित्र स्थान है। माँ गंगा पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व की सबसे पवित्र नदी हैं। और यहाँ पर जो है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कितना सुंदर दृश्य है माँ गंगा का, देख रहे हैं। मैं समझता हूँ यहाँ पर अगर आप स्नान कर लिए ना तो फिर आपको अन्यत्र किसी स्थान पर स्नान करने की ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों। दोस्तों हम जो है गौमुख के बिल्कुल समीप हैं। यहाँ से आपको बिल्कुल स्पष्ट दर्शन हो रहे हैं माँ गंगा के उद्गम स्थल के। अब धीरे धीरे और भी पास चलेंगे। ये दर्शन कितना अद्भुत है दोस्तों, ये देखें आप। और यहाँ पर यात्री श्रद्धालु जो है देखें तो पूरा व्यस्त हैं। कुछ लोग जल भर रहे हैं तो कोई स्नान कर रहा है, फ़ोटोग्राफी, पूरा यहाँ पर आनंद है दोस्तों। ये देखिए आप, जब आप 18 किलोमीटर गंगोत्री धाम से यहाँ गौमुख चल कर के आते हो ना, तो यहाँ पहुँचते ही सारी थकान एक झटके में दूर हो जाती है दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि ये कोई सामान्य दर्शन नहीं है, ये साक्षात माँ गंगा के दर्शन है दोस्तों। माँ गंगा का ये वो स्थान है जहाँ से माँ गंगा प्रारंभ होती हैं, गौमुख ग्लेशियर। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, इसमें देखें तो यहाँ पर भी जो बर्फ़ के ग्लेशियर्स के बड़े बड़े टुकड़े हैं ना, वो यहाँ माँ गंगा में टूट करके पड़े हुए हैं। ये देखें आप, तो ग्लोबल वार्मिंग का यही प्रभाव है। ये जो गौमुख ग्लेशियर है वो तेज़ी से टूट रहा है। ये देखें आप, ये सब वो प्रमाण है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो भी सीधे गौमुख ग्लेशियर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वो स्थान है हिमालय का जो साल भर ठंड यहाँ रहती है, साल भर टेम्परेचर माइनस में रहता है। इस स्थान पे सोचें तो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव है वो दिखाई देता है दोस्तों। देखें तो बड़ी बड़ी ये जो आप अंदर बर्फ़ के टुकड़े देख रहे हैं ना, ये बड़ी बड़ी जो बर्फ़ की शिलाएँ, ये सब गौमुख ग्लेशियर से ही टूटी हुई हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों गौमुख ग्लेशियर के बगल में ही एक बड़ी सुंदर सी झील है। ये देखिए, छोटी सी। तो ये ग्लेशियर की वजह से ये एक झील बनी हुई है। यहाँ देखिए आप, चारों तरफ जो है बर्फीले पहाड़ है और बीच में जो है ये कितना सुंदर माँ गंगा का जल, बिल्कुल हरे रंग का स्वच्छ अमृत समान दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं ना, गौमुख ग्लेशियर बिल्कुल बगल में ही है इसके। वो देखें, वो सभी लोग गौमुख ग्लेशियर के पास में हैं। और मैं थोड़ा सा ऊपर जो है आया हूँ और यहाँ पर मुझे एक बड़ी सुंदर सी झील देखने को मिली है। देखें, है ना कितना सुंदर नज़ारा गौमुख ग्लेशियर का। पीछे देखें तो पूरा गौमुख ग्लेशियर दिखाई दे रहा है। मित्रों, ये जो आप पूरा पहाड़ देख रहे हैं ना, ये भी पूरा ग्लेशियर है, बर्फ़ का पहाड़ है। इसे आप पत्थर का पहाड़ मत समझिएगा, ये बर्फ़ का पहाड़ है। बस है क्या कि इस पर थोड़ी सी धूल मिट्टी जम गई है, क्योंकि यहाँ पर हवाएं तेज़ चलती हैं, तो जिसकी वजह से धूल मिट्टी आ करके इस ग्लेशियर पर, गौमुख ग्लेशियर पर लग जाती है, जिसकी वजह से ये देखने में लगता है कि ये कोई पत्थर का पहाड़ होगा या मिट्टी का पहाड़ होगा, बट ये टोटल ग्लेशियर है। और एक बात और बताऊँ, इसके ऊपर आप चढ़ने की कोशिश मत करिएगा कहीं पर भी, दूर से ही दर्शन करिएगा, ठीक ना। इस भ्रम में मत रहिएगा कि ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा रोमांच करते हैं, बिल्कुल ऐसा मत करिएगा, खतरा होगा, ठीक ना। तो यहीं से आप दर्शन करें। बड़ी प्यारी सी झील के आप दर्शन कर पा रहे हैं गौमुख ग्लेशियर में दोस्तों। अद्भुत दर्शन है, अद्भुत नज़ारा है। हमने भी दोस्तों स्नान कर लिया है, अभी जस्ट स्नान करके ही जो है निकले हैं। एकदम हालत ख़राब हो गई थी दोस्तों, 2 डुबकी लगाया। और नहाने के लिए वहाँ पर स्नान करना ठीक रहता है। वहाँ पर हम जो स्नान किए दोस्तों, वहाँ पे कई सारे यात्री थे जो स्नान कर रहे थे, तो वहाँ पे मैंने भी कर लिया। खून जमा देने वाला ठंडा पानी है दोस्तों ये। मतलब कैसे अंदर जाते ही जो है ना, बिल्कुल शरीर लड़खड़ा रही है।
तो अगर आपकी हिम्मत हो तभी स्नान करिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं कि स्नान बाहर से, जैसे आप जो है आचमन भी कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा बाहर से ही। ये नहीं कि आप स्नान ही करें तभी। अगर स्नान कर भी रहे हैं तो किनारे पर ही करें। साथ में अगर आप कोई बर्तन वगैरह लेकर के आए ना तो बेहतर होगा उससे स्नान कर लें, ठीक रहेगा दोस्तों। क्योंकि मैंने 2 डुबकी लगाई, मेरी हालत ख़राब हो गई। दर्शन करें आप दोस्तों। ये ऐसा दृश्य है ना, यहाँ से नज़रें हटाने का मन नहीं कर रहा है। देखते रहें, इतना सुंदर दृश्य है माँ गंगा का, गोमुख ग्लेशियर का दोस्तों। आइए थोड़ा और पास चलते हैं दोस्तों। ये मेरा सेकंड टाइम विज़िट है गोमुख ग्लेशियर। अभी जस्ट पिछली साल भी मैं आया हुआ था गोमुख ग्लेशियर, और इस साल भी मैं गोमुख ग्लेशियर के दर्शन करने के लिए आया हुआ हूँ, और आपको भी गोमुख ग्लेशियर के दर्शन करा रहा हूँ। प्रयास तो यही रहेगा कि हर साल आएँ, लेकिन देखिए जब माँ गंगा बुलाएंगी तभी आना होगा दोस्तों, ऐसे ही नहीं कोई यहाँ पहुँच पाएगा। क्योंकि 18 किलोमीटर की दुर्गम कठिन पहाड़ी चढ़ाई करते हुए जो है यहाँ तक पहुँचना होता है। जब मैं पिछली साल आया था दोस्तों, आपको गोमुख ग्लेशियर के दर्शन कराया था, तो उस टाइम ये जो गोमुख का शेप है वो अलग था दोस्तों। अगर आप वीडियो नहीं देखो तो देख भी लीजिएगा पिछली साल वाली। तो अगर आप देखे होंगे ना तो उस टाइम ये जो गोमुख का बिल्कुल शेप है वो बिल्कुल इससे डिफरेंट था, बिल्कुल इससे अलग था। लेकिन अभी क्या है कि इस गोमुख का जो शेप है वो बिल्कुल बदल चुका है। और मैं समझता हूँ जब मैं पिछली साल आया था तो मुझे इस गोमुख के दर्शन यहीं पर हो गए थे, यहीं पर। और अभी सोचें पिछली साल से और इस साल 1 साल के अंतर में इतना पीछे चला गया ये गोमुख ग्लेशियर। तो यही बात मैं इस वीडियो में आपको समझा रहा हूँ। ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है जो इस गोमुख ग्लेशियर में देखने को मिल रहा है दोस्तों। इस गोमुख ग्लेशियर में रैपिड चेंज हो रहा है। रैपिड चेंज का मतलब तेज़ी से गोमुख ग्लेशियर घट रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। जब माँ गंगा पृथ्वी पर प्रकट हुई थी तो गंगोत्री धाम मंदिर पर ही गोमुख ग्लेशियर के दर्शन होते थे, लेकिन अब 20 किलोमीटर पीछे गोमुख ग्लेशियर के दर्शन होते हैं। अब देखिए तो अगले साल और भी पीछे गोमुख ग्लेशियर चला जाएगा और इस गोमुख का जो शेप है वो और भी चेंज हो जाएगा। बहुत पहले दोस्तों ये जो गोमुख ग्लेशियर है, ये जो गोमुख है, इसका जो शेप है वो बिल्कुल गाय के मुख की तरह से था। बिल्कुल बहुत पहले प्राचीन काल में ये जो गोमुख का शेप है वो बिल्कुल गाय के मुख की तरह से था। इसी वजह से इसे गोमुख बोला जाता है। जहाँ से माँ गंगा की जलधारा का प्रारंभ होता है, जहाँ से माँ गंगा की जलधारा का उद्गम होता है, जहाँ से माँ भागीरथी का जल का कह सकते हैं ओरिजिन होता है ना, उसी को गोमुख बोलते हैं दोस्तों। और इस पूरे ग्लेशियर को गोमुख ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। जब आप गोमुख ग्लेशियर के दर्शन करने आए हैं माँ गंगा के उद्गम स्थल के, तो अपने साथ में एक खाली बोतल ज़रूर लेकर के आएँ दोस्तों, और यहाँ से माँ गंगा के इस जल को भर करके ज़रूर अपने साथ लेकर के जाएँ दोस्तों। क्योंकि ये माँ गंगा का पवित्र अमृत है दोस्तों, और यहाँ माँ गंगा के उद्गम स्थल से अगर आप जल भर करके ले जाते हैं तो उसका महत्व ही कुछ अलग है दोस्तों। अद्भुत दर्शन है। ये दिव्य दर्शन के आनंद इस वक्त आप प्राप्त कर रहे हैं सीधे गोमुख से माँ गंगा के उद्गम स्थल से दोस्तों। फाइनली दोस्तों हमने आपको गंगोत्री धाम और साथ ही साथ गोमुख ग्लेशियर के दर्शन कराएं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और कमेंट में हर हर गंगे जय माँ गंगे ज़रूर लिखिएगा। क्योंकि मैंने गंगोत्री धाम, साथ में गंगोत्री धाम से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माँ गंगा के उद्गम स्थल गोमुख के भी दर्शन संपूर्ण कराएं दोस्तों। और इन दोनों ही स्थानों से जुड़ी हुई जो संपूर्ण पौराणिक इतिहास था वो भी मैंने आपको बताया। ये देखें दोस्तों, मैं सच में बता रहा हूँ ना, यहाँ से मुझे जाने का भी मन नहीं कर रहा है, नज़रें हटाने का मन नहीं कर रहा है।
ये अंदर का दर्शन कर रहे हैं आप, गोमुख के अंदर के दर्शन हैं। यहीं से अंदर से माँ गंगा निकल करके आ रही हैं और आगे की तरफ प्रस्थान कर रही हैं दोस्तों। दिव्य दर्शनों के आनंद आप प्राप्त कर रहे हैं गोमुख ग्लेशियर से, माँ गंगा के गोमुख से। देख रहे हैं ना दोस्तों, ये देखें किस तरह से बर्फ़ से जल पिघलता हुआ बाहर की तरफ निकल रहा है दोस्तों। देख रहे हैं, ये अद्भुत आनंद है गोमुख का। बाकी दोस्तों अब वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो को करते हैं समाप्त। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।